समस्या पढ़ते रहना भैया आप लोग, ठीक है। चलिए। सर हाँ चलिए। सर मैं सर सिर्फ 3 दिन क्लास चलेंगी अब, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके बाद सर कोई क्लास नहीं होगी हमारी। किसने कहा नहीं होगी? किसने बोला? सर क्या नाम है, कुणाल सर से 3 दिन लेंगे ना क्लास तो। क्या बोले सर कुणाल सर? मेरी भी बात नहीं हुई उनसे भी क्या? आज। टेस्ट लेंगे? हाँ सर, वो कहे थे कि कपिल सर आपकी क्लास लेंगे, शायद हो सकता है। चलिए बात कर लेंगे आपसे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पहले पहला काम करते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। सेकंड चैप्टर भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और जीवन संसाधन यानी लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर हमने 1 कल पढ़ लिया था, ठीक है ना। समझ में आ गया था कल जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था? कुछ इस पे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन हम लोग किया था उसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस कर लिया था। जैसे जैसे हम आगे हम एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे, कुछ टर्म्स आते जाएंगे जो कि आपके प्री और मेन सब में काम आना शुरू होते हैं। और कभी देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, सिर्फ ये मत समझिए कि ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी है। तो जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो सोशल साइंस की किताबें हैं। तो उसमें कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बाद में ज्योग्राफी में आ जाते हैं, कुछ एनवायरमेंट में आ जाएंगे आपको, ठीक है ना। वो अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन वो छोटी क्लास में आते हैं इसके अंदर। तो अगर ये देखें लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, तो ज्योग्राफी का पार्ट भी है, कुछ पार्ट इसका एनवायरमेंट का भी आता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। जो मेन मेन चीज होगा हम उस पर कवर कर लेते हैं, बाकी बाकी छोड़ देंगे, जो मतलब का नहीं है कोई नहीं करेंगे उसके अंदर। लैंड के बारे में बात करते हैं। लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है। हमें कल जैसे हम डिस्कस किया था कि नेचुरल रिसोर्सेज कई तरह के होते हैं। आप जो मिनरल्स हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, पानी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है ना, ये सब है। अच्छा, इसके ऊपर ना थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा करना जरूरी था, क्योंकि किस तरह से इसका यूज होता है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपको ना एनवायरमेंट में आंसर लिखने में बड़ा काम आएगा। वो एक छोटा सा केस स्टडी है वो। क्योंकि पानी भी नेचुरल रिसोर्स है ना, पानी भी नेचुरल रिसोर्स है। तो कुछ देशों में ऐसा होता है कि पानी जल्दी मिल जाता है, हमारे आसानी से मिल जाता है। कुछ देशों में ऐसा होता है कि पानी उतना अच्छा नहीं मिलता या फिर आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि हमें पता है कि 97-98% जितना वाटर है वो सॉल्टी वाटर है, यानी कि खारा पानी है। और मात्र 2% वाटर जो ग्लेशियर से आ रहा है वही फ्रेश वाटर है, ठीक है ना, ये तो पता है ना आपको। हाँ, तो अब क्या है कि जो पानी 2% हमारा आ रहा है, जो नदियों के माध्यम से आ रहा है या ग्राउंड वाटर आ रहा है, अब उसको हम लोग यूज करते हैं, पीने के लिए भी यूज करते हैं और अपनी फसलों को उगाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पानी खत्म होता जा रहा है। इंसानों की अपनी गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, इसको वेस्ट बहुत करते हैं। जैसे कि अब रेन वाटर होता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होता है। आपको नाम सुना है कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग पता है क्या होता है? छत पे से आप पानी गिरा तो यहाँ पे एक छोटा सा पाइप लगा दिया उसको, और सीधे जाके वो पानी जो है वो वाटर जो है ग्राउंड वाटर में जाके वो चला जाता है नीचे, और यहाँ पे जाके वो जो ग्राउंड वाटर टेबल जिसे कहते हैं उसके माध्यम से ये रिचार्ज हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, अमूमन हम लोग अभी तक शहरों में कुछ नहीं कर रहे। कुछ जगह पे होते हैं लेकिन इंडिया में इतना इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी तक हम लोग, लेकिन कुछ देशों में ऐसा बहुत हो रहा है। तो अब क्या होता है कि चूंकि पानी की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पानी का इस्तेमाल करना, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज वाला हो गया है। तो जो खेती, ऐसी खेती ऐसा जो कि पानी ज्यादा मांगती है, पानी ज्यादा चाहिए होता है, जैसे कौन सी होती है, धान, ठीक है, वो सरकार वो जो है वो नहीं उगाई जा रही है, वो उगाई नहीं जा रही है। और ऐसे फसलें उगाई जा रही हैं जो कि पानी कम मांगती है, ठीक है। जैसे मान लो वीट हो गया, कुछ और हो गया, ठीक है, चावल नहीं उगाएंगे, वीट उगा देंगे इसके अंदर। तो अब क्या होता है, ये स्ट्रेटजी होती है, देखिए इसको, ये आप कहीं पर भी, मैं केस स्टडी बताइए, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब चावल जो है या धान जो है, उसको क्या करते हैं, बोलते हैं इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे हम उसको, ठीक है। उगा सकते हैं, उगाएंगे नहीं, हम इंपोर्ट कर लेंगे। और ऐसी चीजें जो पानी कम मांगती हैं उसको हम उगाएंगे और उसको अपने यूज के लिए भी करेंगे, और जरूरत पड़ी तो एक्सपोर्ट भी कर देंगे इसके अंदर। क्योंकि जो कॉस्टिंग आ रही है चावल को इंपोर्ट करने में, वो काफी कम आ रही है एज कॉम्पेयर टू वाटर को रिचार्ज करने में, यानी इस पानी को ठीक करने में और रिचार्ज करने में। तो ये नया चीज शुरू हुआ है पिछले 5-10 साल के अंदर,
इस तरह की चीजें होने लगी है। तो कभी अगर पानी के बारे में कुछ, और पानी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पानी पे बहुत सारे सवाल आते हैं, ज्यादा पानी होगा तो भी सवाल आएंगे, बाढ़ आ गई, बाढ़ क्यों आती है, ये सब ये भी आता है, और कम पानी आता है वो भी आएगा कि भाई हमारे विदर्भ में अकाल क्यों पड़ गया, ये सब क्यों आ गया। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा आपको चीजें बेहतर तरीके से आप उसको डील कर सको, अपने आंसर को लिख सको आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लैंड के ऊपर ज्यादा कुछ, लैंड डिग्रेडेशन बहुत होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है बहुत। लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो जाता है बताइए। यहाँ पे दो तीन वर्ड आते हैं, मैं उसको आप मैं चाहूंगा कि डिस्कस कर लें फटाफट हम लोग। डेजर्ट, ये डेजर्ट कैसे बन जाता है, फटाफट बताइएगा कैसे बना डेजर्ट। या वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है। एक एक यूनाइटेड नेशंस का एक आता है डेजर्टिफिकेशन वाला, एक आता है क्या नाम है उनका, कन्वेंशन है डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर डेजर्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या हो, ये एग्जाम में आ चुका है, प्री में भी आ चुका है आपके सवाल, और मेंस में भी आ चुका है। डेजर्टिफिकेशन, क्यों डेजर्ट बढ़ रहे हैं, डेजर्ट क्यों बढ़ रहे हैं बताइए, क्यों बढ़ रहे हैं। सर एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम खाद यूज कर रहे हैं, रासायनिक खादें, अच्छा, उसकी वजह, उसका भी पार्ट है। क्योंकि जब बारिश होती है, जैसे हम यूरिया यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, और अगर बारिश होती है तो जितनी भी हमारी क्या नाम है, जितना भी उसका नमक वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। जिसको जैसे रेंगुर मिट्टी हम जिसको बोलते हैं, वो एक पार्ट है। और उसकी, और एक ही फसल जो हमारे इंडिया में चलती चली जा रही है, जैसे लोग या ठीक तो है, गेहूं बो रहे हैं या तो धान बो रहे हैं, ठीक जिसकी है, वजह से उसकी उपजाऊ क्षमता भी खत्म होती चली जा रही है। ठीक है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है इसके अंदर, एग्जाम्पल, डेजर्ट की भी कहीं बात हम एग्जाम, कर सकते कहीं हैं। आपको एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको। सर अभी तक का जो, अभी रिसेंट मैंने जो डेटा देखा था, उसमें कर्नाटक में एक डेजर्ट का पार्ट बताया जा रहा है कि उसमें कुछ परसेंटेज डेजर्ट बढ़ा है वहाँ पे। पंजाब, पंजाब में भी बहुत हुआ है। पंजाब पंजाब, में, जी ठीक जी है। जी जी। हिंदी में बोलते हैं ऊसर जी जमीन, ऊसर बोलते हैं ना, सर जी। ऊसर बोलते हैं। जी सर, जी सर, ठीक है, जी सर। बंजर के बाद ऊसर आ जाती है, मतलब कि इतना ज्यादा सैलिनिटी हो जाए भाई कि आपने इतना ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिया कि जमीन जो है वो एसिडिक हो गई, एसिडिक हो गई ना एसिडिक। ठीक है, एसिडिक होने से क्या होता है, फसल की जो जो जमीन अपनी जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन, जो उपजाऊपन होता है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में लोगों, पंजाब की, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूं मैं, लोगों ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1968 68 9 के बाद से, तो हाई यील्ड, हाई यील्ड वैरायटी वाले जो जो सीड्स होते हैं, ठीक है ना, उसको इस्तेमाल किया गया। अब ये जो सीड्स थे या प्लांट, जो पौधे थे, इनकी खासियत ये थी कि ये कम कम जगह में ज्यादा पैदावार करते थे, यानी कि मान लो 1 एकड़ के अंदर, 1 स्क्वायर एकड़ के अंदर इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कभी इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो मतलब लेट 70s तक या 75 तक भी कह सकते हैं, 75 तक हिंदुस्तान भूखा मर रहा था। हालत ये थी कि जो जो प्रधानमंत्री जाते थे ना उस समय, नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, वो अमेरिका से जाकर हथियार नहीं मांगते थे, वो चावल मांगते थे। ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जिस रेशो में बढ़ी थी, उस रेशो में यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी थी। ठीक है, तो चावल जाते थे, और अमेरिका इस इंडिया को ब्लैकमेल करता था कि भाई तुम चावल चाहिए तो फिर हमारी पॉलिसीज को अपनाओ, हमारा नेटो का सदस्य बन जाओ। तो खैर उस समय के प्रधानमंत्रियों की हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि इतना प्रेशर के बावजूद भी उन्होंने अपने जो आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और नैम, नैम का नाम सुना आपने, NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट। अब असल में क्या है ना, चीजें ना आपस में बहुत कनेक्टेड है। मैं आपको कुछ भी हाँ पढ़ाऊंगा जी तो सर। वो हो सकता है कि आप कहोगे सर कहाँ दाएं जा रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज सिविल सर्विसेज में वो सेपरेट है ही नहीं, वो सब आपस में इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि जब तक हम चीजों को सबसे कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे, और एक होलिस्टिक, एक पूरा अप्रोच हम समझ ही नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा कि अगर आप इंडिविजुअल चीजों से पढ़ोगे तो फिर आप ऐसा वन डे एग्जाम वाले अप्रोच रह जाएगी। लेकिन अगर आप आपस में इंटरकनेक्ट करके चीजें पढ़ोगे तो थोड़ा सिविल सर्वेंट की तरह आपका अप्रोच बनेगा कि भाई अगर चावल नहीं उग रहे हैं, खाना नहीं उग रहा है, तो उसका फॉरेन पॉलिसी पे क्या असर हो सकता है, वहां तक की आपको सोच लेकर जानी है। आपको जमीन उपजाऊ नहीं है तो उसकी, उसका असर इंडिया पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में कैसा आएगा, वहां तक के आपको कनेक्शन आपको करना है। वही एक सिविल सर्विसेज का एक मेन उद्देश्य है कि आप आपस में इंटरकनेक्ट करो, और जब आंसर लिखो तो आपको मजा आ जाए, आपको मतलब एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी गई थी वहां पर चावल मांगने के लिए, नेहरू, तो
अमेरिका इतना बदतमीज था, उसने हिंदुस्तान को वो चावल दिया, इतना मोटा अनाज दिया जो कि वहां के घोड़े खाते थे, और मजबूरी में भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री खुशी खुशी उसको लेने को तैयार हो गए थे। ये ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति से पहले का टाइम है, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और खाना कम है। अगर आप 80s की पिक्चरें भी देखोगे ना, 80s की पिक्चरें, ठीक है, उसमें खाने या भुखमरी, बेरोजगारी का इतना ज्यादा मतलब पिक्चरों में, हमारे सिनेमा में के अंदर चीजें दिख रही हैं, इतना ज्यादा विजिबल थी चीजें। लेकिन फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, उसमें नॉर्मल ब्लॉक, एक साइंटिस्ट, अमेरिका का साइंटिस्ट है, वो क्या करता है, वो 2-3 पौधों को जोड़कर एक नया पौधा बनाते हैं। इस पौधे के अंदर दोनों ही क्वालिटी होती हैं, यानी कि वो पौधा प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा कर रहा होता है, लेकिन बीमारियों के खिलाफ भी लड़ रहा होता है। ये तो पता है ना आपको, HYV, हाई यील्ड वैरायटी वाले, HYV होते हैं, HYV हाई यील्ड वैरायटी वाले जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं, पता है ना आपको? ये तो वो हाइब्रिड बीजों का जो इस्तेमाल हाइब्रिड वाले करते हैं, होते हैं, सबको पता है ना हाइब्रिड। इसके बारे में? क्यों, सबको पता जी है? सर, जी सर। हाँ, तो ये जो पौधे होते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, साथ में इनका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है। ये जो पेस्ट हैं, यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं, उसके खिलाफ भी बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये जब इनको यूज किया गया। अच्छा, इनकी से समस्या क्या होती है, इनको पानी ज्यादा चाहिए और फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो उस समय वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब में यहाँ पर यहाँ के किसानों को टारगेट किया गया और इनको दिया गया कि भाई आप लोग इस्तेमाल करो। और कहा जाता है 70s-60s में कि क्योंकि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने की आदत थी नहीं हमारे किसानों को, तो रात को सरकारी लोग आते थे और फर्टिलाइजर की, यूरिया की बोरी फेंक फेंक के जाते थे कि आप इस्तेमाल कर लो, आपको आदत डलवाई जाती थी। ठीक है, अब जो चीज शुरू हुई, फिर लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों को मजा आया, लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ। अब क्या हुआ, क्योंकि इस इलाके में पानी पुनी भी ज्यादा था भाई, पंजाब में तो वैसे ही नाम है कि पांच नदियों का वो जगह है, तो ट्यूबवेल लगा ली उन्होंने। अब ट्यूबवेल लगा के उन्होंने जितना पानी निकाल के, बस निकला जा रहा, निकला जा रहा, निकला जा रहा पानी। देखे ना आपने, आप लोग अपना गाँव से, ओ भैया आवाज कम करो, ये क्या है पारुल जी, अपनी आवाज, भैया कैमरा को ठीक करो यार, मैं माइक को। ठीक है, आपने देखा ना कि रात को किसान ट्यूबवेल लगा के छोड़ देते हैं और पानी भर रहा होता है खेतों में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तीन चार कॉन्सेप्ट एक साथ इकट्ठा कर रहा हूं मैं आपको, जो आपके पूरे ज्योग्राफी में काफी जगह इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब ट्यूबवेल लगा दिया, अब पानी भरा जा रहा, भरा जा रहा है। अब भाई जितना फसल को जरूरत है उतना ठीक है, लेकिन आपने भर दिया पूरा उसके अंदर से। ठीक है, भरने से क्या हुआ कि 2-3 चीजें हुई। एक तो पानी की बर्बादी हुई, पहले तो यही है। ठीक है, दूसरी बात है, फसल को जितना पानी चाहिए आपने 10 गुना से पानी पिला दिया, इससे फसल की प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। चलिए वो भी ठीक है। फिर आपने काम किया, वाटर लॉगिंग कर दिया आपने। वाटर लॉगिंग क्या होती है, एग्जाम में सवाल आ चुका है। वाटर लॉगिंग क्या होती है? वाटर लॉगिंग क्या होती है कि आप पूरा खेत में पानी इतना भर दो कि पूरा, समझ लिया कि खेत में पानी बिल्कुल लबालब भरा रहेगा, तो इसका जो कनेक्शन है बाहर एयर से कनेक्ट नहीं कर पाएगा वो। ठीक है ना, बिल्कुल पानी भरा रहेगा, तो लैंड और फिर पानी की परत आती है, फिर हवा आती है, तो इससे क्या होता है कि लैंड का नुकसान हो जाता है। इसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। पूरा यहाँ पर भरा रहेगा तो इसमें ऑक्सीजन की एयर की कमी हो जाएगी, एयर की कमी हो जाती है, और ये फिर जो लैंड है वो खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग हो जाती है इसके अंदर। फिर जो आपने बताया भी कि चूंकि इतना फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग कि पानी तो चला गया, अब ये पानी बाद में सूख जाता है या इवेपोरेट कर जाता है या किसी और जगह चला जाता है, तो वो तो बताऊंगा भी क्या होता है। तो कुछ जो फर्टिलाइजर रह जाता है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर इस जमीन को एसिडिक कर देता है, एसिडिक कर देता है। ठीक है, अब एसिडिक करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे एसिडिक करने से ये ऊसर बन जाता है और ये फिर डेजर्ट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ और फर्टिलाइजर होता है, एक कॉन्सेप्ट आप लीजिएगा। कुछ और फर्टिलाइजर जो होता है वो पानी के माध्यम से गांव के तालाब में चला जाता है। ठीक है, ये पानी जो है खेतों से होता हुआ तालाब में चला जाएगा, और तालाब में जाने के बाद हम देखते हैं क्योंकि ये पानी जो होता है इसके अंदर मिनरल्स ज्यादा होते हैं। भाई यूरिया वाला पानी जाएगा तो उसमें मिनरल ज्यादा होंगे, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब ज्यादा होगा। तो जो एल्गी होता है, काई नाम सुना है आपने? एल्गी, एल्गी ब्लूम हो जाएगा। एल्गी ब्लूम का मतलब क्या होगा, पूरे इस तालाब में
हरे रंग की एलगी चारों तरफ पूरे भर जाएगी। देखा आपने कभी इस चीज को? आपके गांव में ऐसा कोई ऐसा तालाब देखा है जिसके अंदर पूरा का पूरा वो यही एलगी जो है काई से भर जाता है? ठीक है यस सर। है ना? तो ये क्या होता है? क्योंकि एलगी को ऐसा पानी मिल गया जो कि मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स रिच है, जो हमारे खेतों से आया हुआ है, यूरिया वाला पानी है। तो इसका इसका ग्रोथ बहुत बढ़ गई। अब एलगी ने क्या किया? पूरे तालाब पे कब्जा कर लिया। तालाब पे कब्जा करने से क्या हो गया कि इसने एयर का जो कनेक्शन है पानी के साथ वो काट दिया। एयर का कनेक्शन काट दिया। अब एयर पानी के अंदर नहीं जा पा रही है। पानी के अंदर नहीं जा पा रही है तो अंदर का जो ऑक्सीजन है बीओडी, ठीक है, वो खत्म हो गया बिल्कुल। जो डिजोल्व ऑक्सीजन अंदर होती है, मतलब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई तो अंदर की जो मछलियां हैं वो मर गई। ठीक है, वो मर गई तो ये पानी धीरे धीरे करके सड़ना शुरू हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन क्या बोलते हैं? ये यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। जब मिनरल रिच पानी तालाब में आ जाए और तालाब के अंदर एल्गी ब्लूम हो जाए, यानी पूरी तरह से एल्गी एल्गी आ जाए, और उस एल्गी के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाए पानी के अंदर और मछलियां मर जाए और पानी सड़ना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूट्रॉफिकेशन। एग्जाम में 2500 बार पूछा गया सवाल ये। अब आप देखिए कहां से कहां कनेक्ट हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? कनेक्ट हो रहा है आपस में चीजें। पढ़ाई ऐसी है भाई, कनेक्शन वाली पढ़ाई है। कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा आपको, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगी। कोई आपस में ऐसा नहीं इंडिविजुअल चीजें से मत पढ़िएगा, हमेशा कनेक्शन करके पढ़िए इसको आप। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग पढ़ लिया हमने, डेजर्ट दिया। अच्छा, डेजर्ट के ऊपर जैसे मैंने कहा यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन होता है वो कहाँ पे होगा, कैसे होगा, या क्या फैसले किए गए, तो इसके ऊपर सवाल बना था। इंडिया में शायद हुआ था तो करंट अफेयर्स का सवाल आ गया था, तो इसको एज अ करंट अफेयर्स भी इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, हर साल डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ना सिर्फ इंडिया में पर बाकी पूरी दुनिया में डेजर्टिफिकेशन हो रहा है और डेजर्ट की मात्रा बढ़ रही है। डेजर्ट की मात्रा बढ़ने से क्या होगा कि फिर आपको फिर दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, जमीन खराब हो जाएगी, तो आपका जो फूड प्रोडक्शन है कम हो जाएगा। पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है लेकिन खाना फिर कम हो जाएगा लोगों के पास, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, दूसरी बात एक चीज और भी है, डी क्या कहते हैं उसको, डिफॉरेस्टेशन, वो भी हो रहा है। पेड़ काटना शुरू कर दिया आपने। अब पेड़ काट रहे हो तो जो जमीन, जो पेड़ होता है उसकी जड़ें होती हैं, वो जमीन को रोक के रखता है, मिट्टी को रोक के रखता है। अपना पेड़ ही नहीं रहा तो मिट्टी क्या होती है, पानी के माध्यम, पानी आया, बाढ़ आई, पूरा का पूरा जो जो टॉप लेयर है वो उड़ के चली गई, चलेगी ना टॉप लेयर, जमीन की टॉप लेयर, बरसात बहुत तेज हुई, ऊपर वाली लेयर चली गई, बर्बाद हो गई। अब फर्टिलिटी खराब हो जाती है, या हवा चली, बहुत ज्यादा हवा चली, उससे भी फर्टिलिटी खराब हो जाती है कि अब पैदावार ही नहीं हो रहा है। अब पैदावार नहीं हो रहा है तो फिर आपने उसको छोड़ दिया, धीरे धीरे वो डेजर्ट बन गया। ठीक है, तो ये समस्या बहुत है। तो जो ये हम बात कर रहे हैं पंजाब वाला, कर्नाटक वाला जो आप बात कर रहे हो, इसको आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिएगा, क्योंकि पंजाब का मसला ना अब जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। बहुत दिक्कत आने शुरू हो गई है वहां पंजाब में। अब जो किसान है, पता है किसानों ने क्या किया? मान लीजिए पहले एक बोरी इस्तेमाल होती थी, एक 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 हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर के अंदर लेट सपोज एक बोरी इस्तेमाल होती है, तब जाके मान लो 100 किलो चावल निकल रहा है, लेट सपोज एग्जांपल 100 किलो गेहूं निकल रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जमीन है उसको और ज्यादा जरूरत पड़ी फर्टिलाइजर की, तो 2 बोरी कर दिया गया, उतना ही उगाने के लिए 2 बोरी कर दिया गया, फिर 3 बोरी कर दिया गया, फिर 4 बोरी कर दिया गया। ऐसे करते करते किसानों ने बिना सोचे समझे आंख बंद करके फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है, और इससे क्या हुआ कि जो जमीन का जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया। इससे ये सब तो प्रॉब्लम हुई, ये डेजर्टिफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन, ये सब भी बहुत ज्यादा हुआ और धीरे करके वो ऊसर बन गया। लेकिन एक चीज और हुई है, अब इसको हम जोड़ते हैं इकोनॉमिक्स से। कैसे जोड़ेंगे इसको? जो यूरिया होता है हमारा, आपने नाम सुना होगा भाई, सरकार इसको सब्सिडाइज करती है। ये सब्सिडी का मतलब क्या होता है भाई, बताइए मुझे। सर पैसा कम कर देती है, अफोर्डेबल सरकार बना अपनी छूट देती है। हाँ, क्या मत क्यों देती है, क्या मतलब उसको? ताकि उसका यूज, इसका ज्यादा यूज हो सके। यूज ना हो सके। देखिए मान लीजिए यूरिया इस्तेमाल किया जा रहा है खेतों में, ठीक है,
और यूरिया की एक बोरी बनाने में 1,000 रुपए लगते हैं, लेट सपोज, ठीक है। अगर 1,000 रुपए की बोरी मार्केट प्राइस में जाएगी तो किसान खरीदेगा उसको, तो किसान को महंगा पड़ेगा। किसान को महंगा पड़ेगा तो दो चीजें होंगी, या तो किसान इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, या इस्तेमाल करेगा तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। या तो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा या तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब दोनों ही स्थिति खराब है। अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो चूंकि प्रोडक्टिविटी उसको ऑलरेडी उसने खेतों में यूरिया इस्तेमाल किया हुआ है, अब वो पीछे इतनी जल्दी हट नहीं सकता। तो अगर वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसकी खेतों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि पैदावार कम हो जाएगी। और अगर वो इस्तेमाल करता है तो जो कॉस्टिंग आ रही है उस पैदावार को जगा करने के लिए, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब वो फसल पूरा बन जाएगी, वो बेचने के लिए जाएंगे, तो जितना का तो मतलब लागत से ज्यादा, मतलब लागत ज्यादा हो जाएगी और उसको रिटर्न में बहुत कम मिलेगा। होता ना ये चीज। तो सरकार ने कहा कि ऐसा है भाई, हम आपको सब्सिडाइज कर देंगे, यानी कि 1,000 रुपए की बोरी आपको 500 रुपए की पड़ेगी, आप मार्केट में 500 बेचोगे, और आपके बिहाफ पे हम जो है बाकी का 500 रुपए कंपनी को देंगे, ठीक है। इसे कहते हैं सब्सिडी देना, कि सरकार आपके बिहाफ पे दे रही है जिससे कि आप इस्तेमाल कर सको, आपको कॉस्टिंग सस्ती पड़े, आपका जो पैदावार करने की जो कॉस्ट आ रही है वो कम हो जाए और आप सुकून से इस्तेमाल कर सको। इसे कहते हैं सब्सिडी देना का। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट जितना मैं बता रहा हूँ ये सब एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि होता क्या है। और ये बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, GS3 में आपके बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। और ये सब्सिडी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं है, ये बाकी जगह पर भी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका दूसरा, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं। सपा सरकार ने बोला कि बच्चों को हम लैपटॉप फ्री में देंगे, लैपटॉप दिया 12th क्लास के बच्चों को, ठीक है, फ्री में बांटे। लेकिन सरकार को तो पैसे में पड़े होंगे ना, सरकार को तो पड़े होंगे, सरकार ने तो परचेस किया होगा ना HCL से, ठीक है। तो वो इसलिए किया क्योंकि आपकी ट्रेनिंग पे सरकार ने पैसा खर्चा करके, भाई अगर आप या तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपकी अफोर्डेबिलिटी बनी रहे, इसलिए सरकार ने पैसा खर्चा किया है कि आप उसको इस्तेमाल कर सको। इसी तरह से किसान फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सके, इसे कहते हैं सब्सिडी देना, सब्सिडाइज करना। अब यहां से एक स्टेप और आगे जाते हैं कि भाई सब्सिडी देना अच्छी बात है, बट आंख बंद करके सब्सिडी दे देना भी गलत बात है। इससे क्या होता है कि फिर ऐसी वेलफेयर स्कीम बनती है जिससे नुकसान होता है लोगों को, और सरकार पे प्रेशर पड़ता है, और सरकार का पूरा बजट जो है वो इस तरह की योजनाओं पर चला जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और घुमा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह की योजनाओं चला जाता है जहां से रिटर्न्स बहुत कम आते हैं, कि भाई आपने इलेक्शन हुआ, बोला कि हम सबको मोबाइल फोन देंगे। अब मोबाइल फोन का रिटर्न नहीं है, आपने दे तो दिया लेकिन रिटर्न कहां से आ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार के जो बजट होता है, सरकार के जो पैसा, उस पर बहुत भार पड़ जाता है। तो सरकार को ऐसी योजनाओं पर खर्चा करना चाहिए, ऐसी वेलफेयर स्कीम में खर्चा करना चाहिए जिससे कुछ रिटर्न्स मिले, जिससे कुछ फायदा हो, ठीक है। तो ये समझदारी से फैसला करना चाहिए। अच्छा, यूरिया से एक चीज और आया जो कॉन्सेप्ट आपको शायद देखने को मिल जाएगा। मुझसे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मुझसे पूछा गया था कि भाई नीम कोटेड यूरिया क्या होता है? नीम कोटेड यूरिया नाम सुना आपने? नीम कोटेड यूरिया? नहीं सर। हाँ बताइए सर। सर सुना तो नहीं है इसका नाम, वैसे यूरिया ही सुना है सर। देखिए अब, हाँ बोलिए बोलिए सर। ऑर्गेनिक के द्वारा इसको सर नहीं देखिए, नहीं मैं बताऊंगा हुआ क्या। यूरिया अब देखिए यहाँ पर काला बाजारी हुई है, फिर आप कौन सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यूरिया जो है वो सब्सिडाइज्ड है, ठीक है, यूरिया सब्सिडाइज्ड है। और सरकार क्या करती है कि आपके बिहाफ पे मतलब 1,000 रुपए का बोरी बनती है, लेकिन आपको पड़ती 500 रुपए की, ठीक है। किसानों के लिए सरकार ने सब्सिडी दे रखी है। लेकिन यूरिया का इस्तेमाल कुछ इंडस्ट्रीज भी करती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज भी यूरिया करती हैं। वो क्या करती हैं कि चुपके से जाके किसान बनकर वो बोरी खरीद लेती हैं। अब सरकार ने तो सब्सिडी दी है किसानों के लिए, और इंडस्ट्री क्या कर रही है, फैक्ट्रीज क्या कर रही है, इन यूरिया को ले रही है। भाई सरकार ने इंडस्ट्री को तो दिया नहीं ना यूरिया, सरकार को लग रहा है कि भाई हमारे किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देखा गया कि यार ये तो अच्छा खासा मात्रा में तो इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है और किसानों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, और इंडस्ट्री अपना प्रॉफिट बुक कर रही है। तो ये बड़ा मसला हो गया कि भाई ये तो हम दे किसी और को रहे हैं और फायदा किसी और को पहुंच रहा है। तो जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने एक काम बड़ा अच्छा किया। उन्होंने क्या किया कि यूरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फर्टिलाइजर, उन्होंने उसके ऊपर नीम की परत चढ़ा दी, नीम की परत चढ़ा दी, परत।
इसे किसी को कहते हैं नीम कोटेड। अब जब परत चढ़ गई इसके ऊपर यूरिया के ऊपर, तो उसका इस्तेमाल फैक्ट्रीज में नहीं हो सकता था, इंडस्ट्री में नहीं हो सकता था, ठीक है। अब वो सिर्फ खेत पे हो सकता था, क्योंकि अगर आप पूरा यूरिया को ऐसे डाल दोगे तो यूरिया तो उसके अंदर इस्तेमाल होता ही होता था, साथ में नीम भी इस्तेमाल हो जाता था खेत में, जिससे कि और एज और फर्टिलाइजर अच्छा काम करता था, लेकिन इंडस्ट्री में काम नहीं करता। जी, नीम से एक्चुअली एंटी फंगल का काम करता है। हाँ, एंटी रूट्स फंगल के लिए कि रूट्स बिल्कुल में बिल्कुल फंगस एंटी ना फंगल आए, कर सकता है, उसके लिए। पेस्टिसाइड का काम कर सकता है, लेकिन वो खेत में कर सकता है, वो बाहर कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से काला बाजारी रोक दी गई इसकी, ठीक है ना। तो अच्छा, इसका ही एक वर्जन आगे गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट और सुनिए मेरी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। काला बाजारी रोकने के लिए नीम कोटेड किया गया, फिर सरकार को लगा कि नहीं नहीं यार, ये तो चलो ठीक है, हो रहा है, एक काम और करते हैं, थोड़ा सा और चीजें बेहतर करते हैं। हम जो है सब्सिडी जो है वो बैंकों में दे देंगे। हम बैंकों के माध्यम से लोगों को सब्सिडी पहुंचाते हैं। जो पैसा हम 500 रुपए बोरी पे दे रहे हैं, हम सरकार के मतलब किसानों के अकाउंट में डाल देंगे, जिससे कि जो यूज करेगा उसके अकाउंट में मिल जाएगा। तो आपका जन धन योजना स्टार्ट हो गई आप लोगों की, ठीक है, और वहां पर आपके अकाउंट में आना शुरू हो गया पैसा। हुआ ये अभी तक यहाँ क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू कर दिया। और अब मार्केट पे यूरिया कितने का बिक रहा है? 1000 रुपए का, ठीक है। आपने बोरी इस्तेमाल की, आप मार्केट से खरीदोगे 1000 रुपए, बट आपको चूंकि आपने बोरी ली है तो आपको 500 रुपए दे दिए, क्योंकि पहले सरकार सब्सिडी शुरुआत से करती थी, अब बोरी मार्केट प्राइस से मिल रही है, लेकिन आप यूज कर रहे हो तो 500 रुपए आपके अकाउंट में आ रहा है। तो ये हो गया आपके इसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे डालना शुरू कर देंगे। ये यहां तक तो क्लियर हो गया। आपका जनधन योजना बन गई 2014, 15, 16 में, ये सब होता रहा तमाशा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई सरकार जिस काम के लिए पैसा दे, वो पैसा जो है वो किसान उसका इस्तेमाल ना करे। क्यों? सरकार ने दिया कि भाई यूरिया खरीद लो, 500 रुपए आए हैं, वहां पे जाके पता लगा कि उन्होंने यूरिया नहीं खरीदा, उन्होंने मोबाइल खरीद लिया। सरकार पैसा किसी और काम के लिए दे रही है और वो लोग कुछ और परचेसिंग कर रहे हैं। मान लो कि 10 बोरी का पैसा आया, इस्तेमाल की 7 बोरियां, 3 बोरी के पैसे से वो पार्टी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब अब समस्या आ गई। ये समस्या आई तो अब इसका समाधान कैसे करेंगे? ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ई रूपी लॉन्च, ई रूपी ई लॉन्च, रूपी लॉन्च, ई रूपी लॉन्च, वाउचर सिस्टम, वाउचर सिस्टम कर दिया। क्या है वाउचर सिस्टम? क्या सिस्टम है वाउचर? चलिए बेसिकली कि बारकोड जनरेट हो गया, आपको जिस काम के लिए पैसा दिया है वहीं पर जाके स्कैन करके अपना बस बस ले बस, सकते अब हैं। ना आज के अब लीजिए पैसे का ट्रांसफर ही नहीं होगा। अब हम खाली आपको पैसे वाउचर देंगे भाई। आप सरकार ने बोला कि भाई ठीक है, आपको बोरी चाहिए, जाओ वहां पर वो स्कैन करो या ओटीपी ले लो, बस वो समझ जाएंगे और आप बोरी अपन ले जाओगे। तो पैसे का इन्वॉल्वमेंट ही खत्म हो गया, वाउचर की तरह सिस्टम करने लगा। कोई पैसा वैसा ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ होगा, बस सरकार ने समझ लिया अपने आप को, ठीक है। ये करप्शन और रोकने के लिए किया जा रहा है, ये ई रूपी कहते हैं इसको। समझा कितना कितना आपस में कनेक्टेड चीजें हैं। मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ा पाया हूं आपको, मैंने कम से कम 10 कॉन्सेप्ट दे दिए आपको मैंने, ठीक है। पढ़ाई ऐसी है यार, पढ़ाई पढ़ाई को समझिए, सबको आपस में इंटरकनेक्ट करके पढ़िए। जब तक आप इंटरकनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे ना, मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, है ना। अब मुझे लगता है कि अब शायद आप बेहतर करके समझ पाए हुए धीरे धीरे कि आप नेहरू से लेकर मोदी जी तक आपको एक थोड़ी पिक्चर आपको क्लियर हो गई है आपको, ठीक है। हमने वाटर लॉगिंग पढ़ ली, हमने डेजर्ट पढ़ लिया, हमने यूनाइटेड नेशन पढ़ लिया, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लिया, हमने आपका यूट्रॉफिकेशन पढ़ लिया, एसिडिटी सैलिनिटी पढ़ लिया, हमने ऊसर बनना कैसे होता है वो पढ़ लिया, वाटर टेबल पढ़ लिया, और यहाँ तक कि हमने सब्सिडी जाके पहुंच गए, सब्सिडी से होते हुए डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स ट्रांसफर तक पहुंचते हुए ई रूपी तक पढ़ लिया। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे तब आपको मजा आएगा, ठीक है ना। ये सब चल रहा है धीरे धीरे करके। भाई मैंने तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, सीधी सी बात है, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग को भी चीज सही लगती होगी, क्योंकि आप लोग, हमारा मकसद एनसीईआरटी क्लास 8 पास करना नहीं है। हमारा मकसद है कि एनसीईआरटी बुक का बेस बनाकर पीसेस क्रैक करना, ठीक है ना। सर वैसे मेंस में आंसर राइटिंग का पैटर्न यही होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, हाँ यही टॉपिक होता है। हिस्ट्री से लेके उसको करंट ठीक है, पता है बहुत चीजें देखो यार, होता क्या ना, एग्जामिनेशन में सवाल बहुत सारे आते हैं, ठीक है। चीजें पता होना बहुत जरूरी है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब उसका इस्तेमाल आप कैसे कर पाओगे ये आपके ऊपर है। जैसे कि युद्ध में हथियार हैं हमारे पास, राफेल भी है, मिराज भी है, मिग भी है, बुफोर्स भी है, लेकिन
कब कैसी जरूरत पड़ेगी ये तो भाई आदमी के कॉमन सेंस पे आएगा ना, कि जैसी जरूरत पड़ रही है उस समय जो जर्नल फैसला लेगा वही वही सेना जीतेगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप उस जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बेहतर तरीके से अपनी कॉमन सेंस के साथ डील कर पाओगे इस चीजों को लेकर। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि भैया ये 4-5 चीजें हैं। आप जितने बेहतर तरीके से अपनी बात को समझा पाओगे, भाई दूसरा आदमी 4 पॉइंट लिख पा रहा है, अगर आपने 8 पॉइंट लिख दिए तो नंबर आपको मिलेंगे ना, आपको मिलेंगे। सिविल सर्विसेज यही तो है। ये थोड़ी बोलेगा कि एनसीईआरटी में यार 4 ही पॉइंट लिखे हुए थे, हम थोड़ी बता पाएंगे, हमें क्या पता कि 4 पॉइंट, हम तो उतना ही पढ़ेंगे। आप ये नहीं बोल सकते। तो आपको आपकी नॉलेज डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा दुनिया भर की चीजें पता होना जरूरी है। और ये सब एग्जाम के, मैंने कुछ भी एक भी चीज ऐसी नहीं बताई बोली जो एग्जाम में नहीं आई हो। सब की सब प्री या मेंस में वो कई बार पूछी जा चुकी है, और ये किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों को पता होना चाहिए। ये सब बातें मैंने बताई है। या तो मैं अलग अलग करके पढ़ा देता आपको, या आज मौका लगा तो मैंने आपको एक ही कर पढ़ा दिया। मैंने कहा चलो इसी लगे हाथ तो कॉन्सेप्ट समझ लो आप। ठीक है। हाँ, एक चीज और भी होती है कि हम जब लैंड वेस्ट करते हैं, एक टॉपिक और आपका होता है, वो होता है लैंड डिग्रेडेशन का आता है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जमीन खराब होती है, हम लोग डिग्रेड कर देते हैं। यहाँ पे इसको देख कर महसूस करता है कि हम लोग गए और हमारा जो तक कूड़ा होता है, और कूड़ा जाके हम लोग शहर के बाहर जाके फेंक देते हैं। हम लोग देखा ना आप लोगों ने, कूड़ा फेंक देते हैं हम लोग जाके, तो वो लैंड डिग्रेड कर जाता है। ये असल में कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये वेस्ट मैनेजमेंट से आया हुआ है। और वेस्ट मैनेजमेंट आजकल बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चल रहा है। ये वेस्ट मैनेजमेंट क्या है कि जो घरों का जो कूड़ा है वो शहर के बाहर कोई ऐसी जगह जमीन ले रखी हो सरकार ने, नगर निगम ने, वहां जाके फेंक आते हो। और जब हम एक कूड़ा घर बना देते हैं बड़ा सा, देखा तो होगा आप लोगों ने, बड़े बड़े कूड़ा घर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये उस जगह को ही बर्बाद कर देते हैं जहां पर ये इतने बड़े बड़े वेस्ट बनते हैं। फिर समझ लो कि भाई वहां की जमीन गई, वो फिर फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है कि हमारा क्योंकि हमारे पास जमीन बहुत कम है, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग हैं पॉपुलेशन वाइज, हमारे पास लैंड बहुत कम है, लैंड बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो कभी भी आपसे वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछें तो ये लाइन लिखिएगा कि जो नगर निगम का कूड़ा हम लोग बाहर शहर के बाहर फेंक देते हैं, तो उससे वहां की लैंड पे भी लैंड बर्बाद हो जाता है। अगर हम इसी तरह लैंड बर्बाद करते रहेंगे तो फिर हमें हमारे आगे के फ्यूचर के लिए बहुत दिक्कत आएगी। जमीन बढ़ थोड़ी रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। प्रोसेस्ड, कि भाई ठीक है, इसको फटाफट करके इसको रिसाइकल कर दो, उसको। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट को मैंने 4-5 एंगल से पढ़ाने की कोशिश की है इसके अंदर आप लोगों को। ठीक है, ये दिल्ली और नोएडा के उसमें गया था तो एक बार न्यूज सुन रहा था, तो काफी ज्यादा वहां पे मसले थे कि क्योंकि चलो लैंड तो बर्बाद हुई है, साथ में वहां की जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू वो कम हो जाती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई वहां पे, लोग खरीदते नहीं है। ठीक है, लैंड बारिश यूज, की प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ बिल्कुल होती है सब चीजें। अच्छा, एक चीज और होती है, इसलिए आपने बात कर दी है, बारिश हुई, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन तो हो गई है। एक चीज और भी होता है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा वेस्ट इस्तेमाल किया, अलग अलग प्रकार का वेस्ट इस्तेमाल किया, अनप्रोसेस्ड वेस्ट इस्तेमाल किया है, तो क्या करता है ये वेस्ट धीरे धीरे करके जमीन में रिसना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस केमिकल जो होते हैं या जैसे वो रिसते हैं जमीन के अंदर, और जमीन में रिसने के कारण जो आपका वाटर टेबल होता है, ग्राउंड वाटर टेबल होता है, उसमें चले जाते हैं। अब यहाँ इसको कॉन्टेमिनेटेड कर दिया, इसको ये कॉन्टेमिनेटेड हो गया आपका। अब आपने इसको इस्तेमाल किया, ट्यूबवेल के माध्यम से बाहर इस्तेमाल करने की कोशिश की, चाहे खेतों में एज अ ड्रिंकिंग वाटर या एज अ खेती वाला पानी। जो ये कॉन्टेमिनेटेड आपका केमिकल था वो यहीं से होते हुए आपके आपके इसमें चला गया, आपके फील्ड में आ गया, एग्रीकल्चर वाले फील्ड में आ गया, और फिर उस पौधे ने इस कॉन्टेमिनेटेड वाटर को पिया, तो ये पौधा जहरीला हो गया। और ये पौधा जब जहरीला हुआ तो आपने इसे खाया तो आपको बीमार हो गया। ये सब चीजें आपस में कितनी ज्यादा जुड़ी हुई, देख लीजिए इसके अंदर कहाँ तक पहुंच गया आपका, है ना। ये मेन ये प्रॉब्लम आई थी दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे जितनी सब्जियां बोई हुई थी, बहुत बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल सही है। बहुत ज्यादा टॉक्सिक के साथ वो सब्जियां थी, टॉक्सिक, और लोग उसको रोड सड़क पे बेचते थे। और हाँ बिल्कुल, और लोग उसी में धोते थे, यमुना नदी के पानी को में धो रहे हैं,
और कुछ लोग किनारे पे इसको बोलते किराने आते हैं, जैसे कुछ जमीन होती है ना, जैसे कि जब पानी गंगा जमुना नदी का पानी नीचे चला जाता है तो कुछ जगह खाली रह जाती है ना, तो जहाँ पे खेती कर लेते हैं यहाँ पे, और पानी वही जमुना नदी पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें, तो ये सब आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, आपको आंसर्स में डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच एंगल देने के बहुत काम आएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि दीन दुनिया में हो क्या रहा है। हर चीज किताब में नोट से मत ढूंढिए, आप कुछ दीन दुनिया में समझते रहिए इसको। ठीक है। लैंड यूज इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, दे कॉमन लैंड। अच्छा, ये माइनिंग का कॉन्सेप्ट पता है आपको क्या है? माइनिंग क्या करता है? माइनिंग माइनिंग में खुदाई करके जहाँ से मतलब कोयला वगैरह या सर मिनरल्स निकालते हैं। हाँ, मेरे जानते। अच्छा, अब है ये एक शब्द, लेकिन बहुत कुछ जुड़ सकता है आपका। जितना भी माइंस पे सवाल आते हैं, हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ माइंस हैं, किस तरह के माइंस हैं, ठीक है, कौन सा मिनरल जहां से निकल रहा है, इसके ऊपर आप एक काम कीजिएगा, आप मैप बनाओ हिंदुस्तान का, ठीक है। और वैसे चलो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आप लोग भी, मैंने आज ऑफलाइन वालों को मैंने होमवर्क दिया हुआ है कि हिंदुस्तान में कहाँ का कौन सा माइंस है, उसको आप लोग अपना बनाना शुरू करो उसके साथ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को याद करने में, क्योंकि ऐसे याद नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। इसको मैंने हमेशा अपने लिए मैप का इस्तेमाल किया है, जिससे कि कौन सा मैप कहाँ पर है, और उस माइन से क्या उग रहा है, क्या मिल रहा है, बॉक्साइट कहाँ से मिल रहा है, आयरन कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको एक चीज से और जोड़ देते हैं, अब बात हो रही है, क्योंकि माइनिंग के लिए आपको लैंड माइनिंग है, खुदाई करनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है पॉल्यूशन। कैसे होता है पॉल्यूशन? दो तरह से होता है, टाइम खत्म हो रहा है। एक होता है एयर पॉल्यूशन। कैसे होता है भाई? आप जब खुदाई करोगे तो डस्ट डस्ट निकलता है, ठीक है, डस्ट निकलता है, तो वो वहां अगल बगल के रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत करता है, फिर जाके आपकी छाती में चला जाता है और आपके जो फेफड़े हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, डस्ट निकलता है, तो वो बहुत दिक्कत करता है। दूसरा, पानी का इस्तेमाल होता है, कभी कभी माइनिंग में बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, तो वो पानी फिर वही चीज हो जाती है कि चला जाता है जमीन के अंदर, और वहां पे ग्राउंड वाटर टेबल उसको खराब कर देता है। अगर ठीक से माइनिंग ना की जाए तो वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा रिस्की बन जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो लैंड तो आपने यूज किया ही किया, साथ में पॉल्यूशन भी किया। तो जो भी आप न्यूज में सुनते होंगे कि, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, याद रखिएगा, क्या नाम है उसका यार, मोदी जी के दोस्त का नाम क्या है, जो माइनिंग करता है यार, सुजलॉन वाला, अडानी 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 जो है, अडानी कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग का काम मिला, ठीक है। और जहां जहां अडानी कंपनी जाती है, वहां वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं। किस लिए? वो बोलते हैं कि एनवायरमेंटल इशू है ये, और आजकल एग्जाम में एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। क्यों एनवायरमेंटल इशू है? वही, जमीन खराब कर दोगे, अब पानी खराब कर दोगे नीचे का, और एयर खराब कर दोगे माइनिंग के।